पर ड्यू टू सम टेक्निकल एरर हमारी वीडियो यहीं पे स्टॉप हो गई थी। आज हम यहीं से शुरू करते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स, इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया कि फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर होंगे कि डीपीएसपी सुपीरियर होंगे। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिशिएबल नेचर के हैं, और डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल नेचर के। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट केस देखा चंपाकम दोराजी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है डीपीएसपी से, बट उसने एक चीज और कह दी कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की इफ दे वांट टू इम्प्लीमेंट दी डीपीएसपी। ठीक है, अगर वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, अब उसी से रिवर्स स्टेटमेंट आ जाएगी गोलकनाथ केस में। ठीक है, 1967, इनका ईयर भी याद रखें। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या देता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर ही नहीं है। ऊपर क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट मान रहा है कि सुप्रीम है, बट पार्लियामेंट क्या कर सकती है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। इधर कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है अमेंड करने की। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की पावर को कटेल कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो पार्लियामेंट इन रिएक्शन कुछ ना कुछ करेगी। तो पार्लियामेंट क्या कर देगी, इसने तो कह दिया कि फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसेंट इन नेचर, कि फंडामेंटल राइट को सैक्रोसेंट है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर क्या करेगा पार्लियामेंट, इसी के रिलेशन में कुछ नए चेंजेस करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्या करेगा पार्लियामेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी। 24th बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। कब आती है, 1971 में। इसी के रिएक्शन में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है 1971 में। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक अवे any fundamental right through amendment। इसने वही चीज कह दी जो ऊपर चंपाकम दोराजी केस था, उसी चीज को अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने लाना थी। फिर नेक्स्ट एक अमेंडमेंट आ गई। हमें टाइम पीरियड भी याद रखना है, टाइम पीरियड कैसा चल रहा है। ठीक है, ये भी 25th भी इसी के साथ आ जाती है। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंसर्टेड आर्टिकल, आर्टिकल 31C। इसमें जब भी क्वेश्चन आते हैं ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं 24th और 25th में से। ठीक है, इसमें 31C आ गया जिसके दो पार्ट थे। ठीक है, 31C एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया, कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रोविजन, कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रोविजंस। इसके दो प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन क्या बोलता है, बोलता है कि एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 39B, for implementation of article 39B and 39C shall not be void if it violate article 14 and 19 or आर्टिकल 31। 31 पहले क्या होता था, राइट टू प्रॉपर्टी। एंड
एंड सेकंड में बोलता है एंड एनी सच लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, एंड एनी सच लॉस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। देखो 24th में उन्होंने क्या कह दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है, उसके बाद पावर है टेक अवे द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था, फंडामेंटल राइट क्या है, सैक्रोसेंट है, कोई फंडामेंटल राइट टेक अवे नहीं कर सकता। बट पार्लियामेंट ने उसके इलेक्शन में क्या कह दिया कि फंडामेंटल राइट टेक अवे किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर 25th जो इंपॉर्टेंट है उसमें आर्टिकल ऐड किया गया 31C। 31C में क्या दिया गया, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे बेयर एक्ट, उसमें 2 प्रोविजन लिखे गए हैं, ठीक है। उसमें कहा गया कि फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 39B एंड C। अब हमें पता चले 39B क्या है और 39C क्या है। 39B किसके लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो हमने डीपीएस में पढ़े थे ना कल। 39 उसके आगे पार्ट है, 6 पार्ट है 39 के। बी में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और सी में क्या है, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, ये एक ही बंदे के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है। तो बी में भी वही है। अब बोलता है कि अगर हमें 39B और C, एक किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, अगर 39B और C को इम्प्लीमेंट करते हुए कौन सा आर्टिकल वायलेट हो जाए, 14, 19 जहाँ राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे हमने पढ़ा है ना कि जब भी कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वायलेट करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नल एंड वॉइड। कोई भी चीज जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगी वो क्या हो जाती है, कैंसल, नल एंड वॉइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। बट इधर क्या हो रहा है, अगर 39B और C स्पेशल इन्हीं के लिए, अगर 39B और C डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते समय कौन कौन सा फंडामेंटल राइट, 14, 19, उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी था, अगर वो वायलेट हो भी जाए तब भी इस चीज को क्या नहीं माना जाएगा, नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। और सेकंड चीज बोल देता है इस चीज को कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अब इसी के रिलेटेड में आ जाएगी आगे केशवानंद भारती केस वाला, वो इसको सेकंड स्टेटमेंट को बोलेगा नहीं, कोर्ट के पास किसकी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की है, कोर्ट देख सकता है। मेन चीज समझ आई आपको, इसमें क्या कर दिया कि उसने डीपीएसपी कौन सा 39B और C को किससे सुप्रीम कर दिया, फंडामेंटल राइट 14 और 19। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में डीपीएसपी 39B एंड C आर सुपीरियर देन फंडामेंटल राइट 14 एंड 19, तो क्या बात सही होगी गलत होगी, क्या होगी, सही होगी, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज सुपीरियर कौन होते हैं, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है इन होल। बट सिर्फ इसके लिए 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए इन राइट्स को वायलेट किया जाए तो कोई भी बात नहीं है। समझ आ गया, बड़ी टेक्निकल चीजें समझ आ गई। अब एक्सेप्शन क्या है, अब इसी को आगे देखते हैं कि नेक्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। समझ आ गया 24 5, इसका ईयर भी याद रखना, ठीक है, ईयर पूछ लेते हैं एग्जाम। नेक्स्ट हेडिंग डालो केशवानंद भारती केस। अब इसमें देखो उसने कहा कि कोर्ट में नहीं जा सकते। अब केशवानंद भारती केस में क्या कहेगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पढ़ी है ना आपने, 1973 में आया था केस। वो बोलेगा जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये तो बोल रहा है कि आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते, बोलेगा नहीं कोर्ट में जा सकते, बट वो ऊपर वाली चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि 39B और C सुपीरियर है ना आर्टिकल 14 और 19 से। तो उधर से हमें क्या समझ आया, 39B एंड 39C क्या है, ग्रेटर देन किससे, आर्टिकल 14 एंड 19। इतना लिख लो, आपको याद आ जाएगा भाई क्या उस केस में मेन चीज क्या थी, ठीक है। ऊपर वाले केस में क्या बोला उसने, चंपाकम जी में फंडामेंटल राइट सुपीरियर है डीपीएसपी में। इसमें किसको इंपॉर्टेंस दे दी, 39B और C को। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास केशवानंद भारती केस।
केशवानंद भारती इज 1973। ठीक है, ये 13 जज बेंच बैठी थी, उसने बताया था, जिसमें आपको पता ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी। इसने क्या कह दिया कि जो सेकंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, उसको क्या बोल दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें क्या बोला था, सेकंड प्रोविजन ऑफ 31C के दो प्रोविजन थे ना, सेकंड प्रोविजन ऑफ 31C एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें क्या बोला था कि आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, पर ये बोल देगा कि क्या जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है। ठीक है, तो आ जाएगा, बोलेगा जुडिशियल रिव्यू एज बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, समझ आ गया। बट इसने भी किसको प्रोमिनेंस दी, 31C को इसने बोला कि वो वैलिड है। ठीक है, जो उसका फर्स्ट प्रोविजन होगा वो वैलिड होगा, मैं इसी चीज को इसने भी एक्सेप्ट कर दिया। अब नेक्स्ट, अब इसी के रिलेशन में फिर क्या आ जाएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आती है वो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 31C को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। ठीक है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 39 और C को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, और आपको पता है 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसको लीगल राइट में डाल दिया गया। अब फिर सेम आ जाता है हमारे पास लास्ट केस, कौन सा, मिनर्वा मिल, इसका बात है 1980। अब तक क्या हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी एब्रोगेट हो चुका है, उसको फंडामेंटल राइट से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, 300K में 1978 में। ठीक है, अब 42nd अमेंडमेंट भी पीछे हो चुकी है, जिसमें डीपीएसपी को क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1976 में। अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, खत्म, क्योंकि प्रॉपर्टी से आप उसको क्या कर रहे हो, डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब मिनर्वा मिल केस में क्या कहा जाएगा, इसमें फिर जो इंपॉर्टेंस है किसको दी जाएगी, फंडामेंटल राइट बोल देगा, ये सुपीरियर है डीपीएसपी से। ठीक है, ये तो बोलेगा, बट एक चीज और बोल देगा। ठीक है, बोलेगा व्हाट द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 बट एक्सपेक्टेड टू सबऑर्डिनेट टू, वही जो सेम वाली चीज है, 39B और C से 14 और 19 क्या रहेंगे, छोटे ही रहेंगे, उससे इंफीरियर ही रहेंगे। एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आई है वो आई है हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस। एग्जाम में पूछा जाता है किस केस में हार्मनी की बात की है। इसने तो ऐसे बोल दिया कि फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज रनिंग ऑन दी बेडरॉक ऑफ किसका किसका, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। इन दोनों का बैलेंस बोलना चलेगा। एक गाड़ी के दोनों पहिए, हम बोलेंगे एक पहिए के साथ गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों को हार्मनी मतलब दोनों को लेके चलना है, हमें इसके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं बनाना। तो अब कंफ्लिक्ट क्या हो गया, जो ऊपर हम कंफ्लिक्ट पढ़ रहे थे अब कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। बट सुपीरियर कौन है, फंडामेंटल राइट। सिर्फ एक केस है 39B और C में, जिससे अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए वायलेट हो जाए आर्टिकल 14 और 19 तो कोई बात नहीं। समझ आ गया, पूरा खेल समझ आ गया। इन दोनों में क्या है, यही क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है, यही क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, यही क्वेश्चन प्री में आता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मिनर्वा मिल केस याद रखना। प्रेजेंट पोजीशन क्या है, अभी फंडामेंटल राइट सुप्रीम है डीपीएसपी से, आपने देख लिया कैसे कैसे। ठीक है, बट जो भी चीज़ें हमें बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है जब भी फंडामेंटल राइट को हम अमेंड करेंगे। ठीक है, बैलेंस बना के रखना। समझ आ गया, इधर हमारा डीपीएसपी फिनिश हो जाता आज।
समझ आ गया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या क्या डिफरेंस है। केस याद रखना है, कौन सा केस कब आए। अब एग्जाम में क्वेश्चन वो केस से रिलेटेड पूछ लेता है, केस का ईयर गलत दे देगा, छोटी सी गलती कर देगा, 81 की जगह 85 लिख देगा, ठीक है। अब उसने चीज़ें टेक्निकल बनानी है, ऑलमोस्ट उसने सारी चीज़ें एग्जाम में ऑलरेडी पूछ ली, अब उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत गलत करता रहता है। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब राइट भी हो गए, डीपीएसपी भी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, इसको ऐड किया गया था किस अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से ही इसको ऐड किया गया था। कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन पे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज में उसने 11 ड्यूटीज दी थी, आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं नंबर ऑफ ड्यूटीज कितनी है, 11, 12, 10, ठीक है। और जो लास्ट वाली थी वही एजुकेशन वाली थी, जो 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड की गई थी, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी, ठीक है, बिलो 6 ईयर तक। अब उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, बट उन ड्यूटीज का भी क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा। क्यों क्रिटिसिज्म होगा, जब आप ड्यूटीज पढ़ोगे उसमें बड़ी सारी ड्यूटी दी होंगी, इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को बचाना है। अब वो ड्यूटी ना सेम लगेगी आपको जैसे डीपीएसपी में, ठीक है, आगे हम वो भी देखेंगे कि एग्जाम में वो पूछ लेता है डीपीएसपी है कि ड्यूटी है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। अब हमें जो ड्यूटीज है वो एग्जैक्ट रटनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड। आपको ऐसा लगेगा ये तो डीपीएसपी में भी है, ठीक है, आप पेपर में टिक कर दोगे ये डीपीएसपी है, बट वो निकलेगी क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, उससे भी एक कंफ्यूजन होता है। और इनका क्रिटिसिज्म क्या होगा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ड्यूटीज पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ड्यूटी कौन कौन सी है, ठीक है। हेडिंग डालो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का आंसर बारो किया गया है, ठीक है। बोलते बंदे को राइट दे रही तो उसको लगाम भी तो डालनी पड़ेगी। अब ड्यूटीज कैसी हैं, जस्टिसेबल है नॉन जस्टिसेबल। अगर कोई ड्यूटी नहीं करेगा तो क्या उसको कोर्ट सजा दे देगा, ठीक है। एक तो आ गया बारोड का आंसर की, बारोड यूएसएस नेचर कैसा है, नॉन जस्टिसेबल है कि जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। इस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ में तो डीपीएसपी है, ठीक है, फोर्थ ये में आएगा है। कब ऐड की गई, 42nd अमेंडमेंट 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। कई बार इधर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। टोटल ड्यूटीज कितनी है एट प्रेजेंट, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी 11, ठीक है। एक जो लास्ट में ऐड की गई है 11th वाली, वो कौन सी है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ठीक है। एक इसमें एजुकेशनल राइट टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, ठीक है, चिल्ड्रन जो 0 to 6 ईयर के उन बच्चों के, उसमें अर्ली एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। आ गया समझ, बेसिक चीज़ें जो भी हैं हमारी ये वाली हैं। अब इसमें हमने पढ़नी कि 11 ड्यूटीज है कौन सी, ठीक है। जो फर्स्ट ड्यूटी है, अब देखो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी बोलेगा, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज ये रटी होनी चाहिए बंदे को, ठीक है। एंड वरना आते हुए चीज़ें गलत हो जाती हैं। एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स
and instructions, the national flag and the national anthem. एक तो नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की, टू अबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, उसके आइडियल्स को और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बात की जाती है, ठीक है। दूसरी ड्यूटीज में आ जाता है टू चेरिश and follow the novel ideas which inspired our national struggle for freedom। अब यही चीज इसका क्रिटिसिज्म भी बन जाएगा। बोलता टू चेरिश एंड फॉलो, ठीक है, उन चीजों को मतलब चेरिश करना भी, उसकी खुशी मनाना और उसको फॉलो भी करें, किसको, नोबल आइडियाज जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में थे। अब भाई नोबल आइडिया टर्म क्या हो गई, बड़ी बेग टर्म होगी, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोग बोलेंगे भाई किन आइडियाज की बात करें, किसी को कोई आइडिया पसंद होगा, किसी का कोई, इसकी इंटरप्रिटेशन सब क्या करेंगे अपने हिसाब से। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी में एक ये भी चीज़ इसका क्रिटिसिज्म हो गया कि बड़े बेग आइडिया लिख दिया, नोबल आइडिया, यहाँ तो पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं ना, जे वाला आइडिया, ठीक है, तो हर बंदा अपने हिसाब से ही बोलेगा भाई मेरे मेरे मुझे तो ये समझ आता है ये ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए नॉन जस्टिसेबल भी है। जस्टिसेबल बनाने के लिए कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल क्यों है, क्योंकि अगर डीपीएसपी को फॉलो करोगे तो उसमें क्या लगता है, पैसा चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इंडिया का पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी डीपीएसपी को क्या कर दे, अगर लागू कर दे तो आप बोल चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला कि सबको नौकरी दो, उतना स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, अब सारे लोग गरीब लोग भाग जाएंगे कोर्ट में भाई, ठीक है, उसको करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए डीपीएसपी को नॉन चेवर रखा गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि तब हमारी इकोनॉमी इतनी, ठीक है। डिबेट वाला क्वेश्चन है कि पैसा है हमें उसको जस्टिस देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट स्कीम्स भी ला रही है, क्या उसको कर देना चाहिए कि नहीं। देन टू uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। वो इंटीग्रिटी सब बना के रखो, ठीक है, तो सिंपल सी बात। फोर्थ ड्यूटी आ जाएगी टू डिफेंड द कंट्री, to defend the country and render national service। And national service when called upon, to do so। बोलता है अगर देश में भाई लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कहा जा सकता है कि आप नेशनल सर्विस में सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर इस चीज़ को बनाना है तो जस्टिसेबल बनाओ, ऐसे कोई जाएगा फ्री में लड़ने के लिए, ठीक है, तो अगर जस्टिसेबल नहीं है तो इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, तो लोग कोई फॉलो करता है। अगर आप ड्यूटीज दे दो, ड्यूटीज विदाउट पनिशमेंट आर सिंपली बर्ड्स, ठीक है, उनको लोग फॉलो ही नहीं करते, ठीक है, मतलब साथ में क्या होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। पनिशमेंट कब आएगी, जब वो जस्टिसेबल बनेंगे, ठीक है। मेन ड्यूटी समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम ड्यूटीज को याद करना है, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में गलती हो जाएगी। वर्ड टू वर्ड सेम मतलब याद करना आपने, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, देखना आप सेम आपको लगेगा फंडामेंटल ड्यूटी, या निकलेगा वो डीपीएसपी, जब डीपीएसपी लगेगा निकलेगा वो फंडामेंटल ड्यूटी।
इसका एक ही सोल्यूशन है, इसको रटना पड़ेगा वर्ड बाय वर्ड। देन फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood। थोड़ा भाईचारा बना के रखो, ठीक है, amongst all the people of India। India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, एक तो बोल रहा भाईचारा बना के रखो, ट्रांसेंडिंग दी बाउंड्री, मतलब बाउंड्री को क्या करना है, पार करना है। किसी चीज को नहीं देखना, भाई लैंग्वेज हो, किसी का रीजन अलग हो, कोई अलग इलाके से हो, उन चीजों में क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। और वुमेन की जो भी डिग्निटी है, उसको जो चीज हार्म कर रही है उसको रोकना चाहिए। इसमें जैसे ट्रिपल तलाक वाला बिल आया, वुमेन डिग्निटी के लिए था, और भी बड़े सारे जो रिफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, वो सारे इसी चीज का रिजल्ट होते हैं। Then sixth duty to value and preserve the rich heritage of our composite culture। मतलब हमें अपने कल्चर को बचाना है, अपने हेरिटेज को बचाना है, ठीक है। सेवन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसा ही हमें डीपीएसपी में भी मिलता है ना, टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन सा डीपीएसपी है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट 48 में बोलता है एनवायरनमेंट को, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन, क्या होती है, दया भावना, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। समझ आ गया। अब सेम से मैचिंग है, अगर ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई उधर भी लिखा है इधर भी लिखा है। तो सेम अगर लाइन लिखी है तो किस में आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगर सिर्फ नॉर्मल ऐसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो डीपीएस में, इसलिए आपको रखना पड़ेगा ऐसे। देन एट्थ टू डेवलप साइंटिफिक टर्म पर, टू डेवलप साइंटिफिक, अब इसमें क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, ठीक है, जो पुरानी चीज अंधविश्वास को मत फैलाओ, ठीक है। ह्यूमनिज्म, and the spirit of inquiry and reform, spirit of inquiry and reform। अब भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या लगेगा, खर्चा होगा, इकोनॉमी, ठीक है, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए।
नाइन्थ है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा ही सेम हमें उधर भी मिलेगा, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्शन की बात करेगा, ठीक है। एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। अब लोग जला देते हैं ना, जैसे आपने बड़े सारे एविडेंस देखे होंगे, जब भी गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ बड़े बड़े बाबा को पकड़ने के लिए आपने देखा लोगों ने पूरी पूरी सिटी जला दी, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक के समय में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आंदोलन जब भी होते हैं तब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी को अगर हम हार्म कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी किसकी की है? पब्लिक की है, हम में से किसी की होगी, अदरवाइज गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, उस प्रॉपर्टी को बचा के रखना, ना कि उसको हार्म करना। समझ आ गया? अब नेक्स्ट 10th वाली देखते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। टेंथ वाला आगे, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। बोलता आपको बेहतरी की तरफ जाना है, इन ऑल स्फीयर, मतलब हर जगह कंपटीशन करो। आप इंडिविजुअल, देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रहा है कि बेहतरी की तरफ जाओ, मेहनत करो। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, कलेक्टिवली एक्टिविटी कर सकते हो, कॉपरेशन बना सकते हो, ठीक है। सो दैट द नेशन constantly rise to higher level, of endeavor and achievement। ये चीज स्पोर्ट्स में भी लागू की जा सकती है, ठीक है। आप मेडल लाओ देश के लिए। 11th ड्यूटी, लास्ट ड्यूटी, who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child। मतलब वो अपने बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे। आर एज द केस में भी वार्ड बिटवीन, ठीक है, द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको हमें जैसे राइट टू एजुकेशन में होता है, ठीक है, तो वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ये चीज़ कब ऐड की गई थी? 86 अमेंडमेंट, ठीक है, उसमें। तो 86 अमेंडमेंट से क्या फंडामेंटल राइट कौन सा ऐड हुआ था? 21A, जिसमें 6 to 14 ईयर तक की बच्चों को कहा गया था, ठीक है। जो हमने पहले लिखा था 0 to 6, बॉम्बे क्या कर लेना 6 to 14, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी ऐड हुई? 51, ठीक है, 51A, ठीक है। इफ आर्टिकल किसमें? 51A में, ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। फिर DPS भी 45 ऐड किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। व्हाट पार्लियामेंट इनको लॉ बना के क्या कर सकती है? एनफोर्स करवा सकती है, एनफोर्स करवा सकती है, ठीक है।
बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इनके एनफोर्समेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। बोलता फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो कोर्ट को क्या हेल्प कर सकती हैं, अगर किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी हो तो उसमें हेल्प कर सकती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटी का रेफरेंस ले सकता है कि भाई ये लॉ सही बना नहीं बना, ठीक है, बट वो एनफोर्सेबल नहीं है, बट उसका एज ए रेफरेंस लिया जा सकता है, ठीक है, लॉ की वैलिडेशन के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज अब किसके लिए, सिटीजन के लिए या फॉरनर के लिए भी होगी, सिर्फ सिटीजन के लिए होंगी। आपको पता है सुवर्ण सिंह कमेटी जे वो, ठीक है। होता है एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। बात सही है गलत है? अगर आपको फंडामेंटल राइट इंजॉय करना है तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। सही बात है गलत बात है? ऐसे देखने में क्या रहेगा भाई, राइट के साथ ड्यूटीज होनी चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं। लोग इंडिया में कौन ड्यूटी कर रहा है, कोई करता ही नहीं, ठीक है। समझ आ गई? मेरे लिए सारी चीज़ें थी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। टू अबिड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी? फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, क्या फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस वेलफेयर, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर, मैंने बोला था वेलफेयर जब भी डीपीएसपी जस्टिस में उसमें आती है डीपीएसपी। टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्या फंडामेंटल ड्यूटी है ना डीपीएसपी? डीपीएसपी। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, क्या डीपीएसपी या फंडामेंटल? डीपीएसपी। इसमें बंदा कंफ्यूज होता है, ठीक है। एक है ये डीपीएसपी, मॉन्यूमेंट वर्ड आएगा तो डीपीएसपी, पब्लिक प्रॉपर्टी आएगा तो फंडामेंटल ड्यूटी, अभी आपको लिखवाया था पीछे, ठीक है। टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड कल्चर, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल 6 ईयर ऑफ एज, ये क्या है डीपीएसपी। जब भी लिखा होगा अर्ली वाला तो वो क्या होगा डीपीएसपी, अगर 6 to 14 वाला होगा तो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टू द एज ऑफ 16 to 14, जब 16 to 14 है वो क्या ड्यूटी है। अगर अर्ली एजुकेशन की बात की जा रही है टिल 6 ईयर तो वो क्या होगी डीपीएसपी। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ, ये क्या है ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी 51 ए में भी आ गया और डीपीएसपी 48 ए में भी आ गया, ठीक है। ये दोनों 42nd अमेंडमेंट से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी, ठीक है। तो मतलब ये उसमें भी लिखा गया इसमें भी लिखा गया, ये दोनों है। इन्वायरमेंट वाला आ गया तो क्या होगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, क्या होगा दोनों होगा, फंडामेंटल राइट भी होगा फंडामेंटल ड्यूटी भी होगा। ये 42nd अमेंडमेंट से ही तो आपको पता सारी ड्यूटीज आई थी, तो तभी इसको भी 48 ए में ऐड किया गया था, ठीक है। इधर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी फिनिश हो गया। कल हम इस पे देखेंगे PYQ, ठीक है।